Drop it. Time and distance. टाइम एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा कंसेप्ट है. डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डी बराबर वी इंटू टी. दूरी बराबर चाल गुणा समय. कंसेप्ट इतना ही है. अब इसके ऊपर सिचुएशनल क्वेश्चंस बनते हैं. इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा. दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है. आप ये लिख सकते, यहां पर मैं डी डिस्टेंस के लिए यूज करूंगा. v है ये वेलोसिटी जिसको वेग बोलते हैं. फिजिक्स में फर्क होता है वेग में और चाल में, वेलोसिटी और स्पीड में. मैथमेटिक्स में दोनों एक ही तरीके से यूज किए जाते हैं, इसलिए v यूज कर लेंगे हम. t है ये हम टाइम के लिए यूज करेंगे, समय के लिए यूज करेंगे. t टाइम यानी समय के लिए यूज करेंगे. दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है. d बराबर v गुणा t होता है. v बराबर d अपॉन टी हो जाएगा, t बराबर d अपॉन v हो जाएगा. या ये कह सकते हैं d बराबर v गुणा t है. खेल इतना ही है. ठीक है. अब हम सिचुएशंस के ऊपर जाते हैं कि सिचुएशन और किस कंडीशन में क्या कैलकुलेशंस बनेंगी और कैसे करना है उनको. ठीक है. सबसे पहले इनका आपस में रिलेशन देखते हैं, डी का, वी का और टी का. तीनों का आपस में रिलेशन देखो, फिर आगे चलें. A इक्वल टू बी इंटू सी होता है. A प्रोपोर्शनल होगा B के इफ C इज कांस्टेंट. अगर C कांस्टेंट है तो A B के प्रोपोर्शनल होता है, और A प्रोपोर्शनल होगा C के इफ B इज प्रोपोर्शनल, B इज कांस्टेंट. और B और C जो है, B बराबर A अपॉन C होगा और C बराबर A अपॉन B होगा. तो आप ये कह सकते हैं B इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के इफ A इज कांस्टेंट, और C है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा B के इफ B और C को तो ले लिया ना, B और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इफ A इज कांस्टेंट. इन तीन राशियों में से किसी एक को कांस्टेंट कर दिया जाए तो बाकी दो का रिलेशन आता है. B है वो A के साथ, C के साथ में भी प्रोपोर्शनल होगा, और A है वो B के साथ में प्रोपोर्शनल होगा, A है वो C के साथ में भी प्रोपोर्शनल होगा. B के साथ में प्रोपोर्शनल होगा जब C कांस्टेंट है, और C के साथ में प्रोपोर्शनल होगा जब B कांस्टेंट है. लेकिन ये जो B और C है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, उल्टे अनुपात में होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, प्रतिलोमानुपाती होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. ये प्रोपोर्शनल होता है यानी समानुपाती होता है. ये व्युत्क्रमानुपाती होता है या विलोमानुपाती होता है. ये भी विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है. अब इनके रिजल्ट्स कैसे बन सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं. D बराबर V इंटू टी होगा. मैं तीनों का कंक्लूजन लिख देता हूं. D है वो V के प्रोपोर्शनल है, T कांस्टेंट हो तब. D है वो T के प्रोपोर्शनल है जब V कांस्टेंट हो तब. कांस्टेंट का मतलब होता है नियत.
या स्थिर, और जो v है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा t के, और ये तब होगा जब d कांस्टेंट है, यानी जब d नियत है तब। ये किसी भी चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट होते हैं। अब ये टाइम एंड डिस्टेंस की बात नहीं है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे ये सब जगह लागू होते हैं। जैसे मुझे रेक्टेंगल का एरिया लेना है, आयत का क्षेत्रफल लेना है, तो रेक्टेंगल का एरिया ए बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है वो लंबाई के समानुपाती हो जाएगा जब चौड़ाई कांस्टेंट हो, चौड़ाई के समानुपाती हो जाएगा जब लंबाई कांस्टेंट हो, और जब क्षेत्रफल कांस्टेंट हो जाए, क्षेत्रफल को फिक्स कर दिया जाए, तो लंबाई और चौड़ाई है ये आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। लंबाई और चौड़ाई है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। समझ रहे हो? अब इनके रिजल्ट्स कैसे होते हैं, दो राशियां समानुपाती होती हैं तो। जैसे मैं ये कहूं कि d प्रोपोर्शनल होता है v के, तो जैसे चेंज d में होंगे वैसे के वैसे चेंज b में होंगे, या जैसे चेंज v में होंगे वैसे के वैसे चेंज d में होंगे। कैसे होंगे? अगर मैं कहूं कि मैंने v को x% बढ़ा दिया, किसी भी व्हीकल की या वाहन की चाल को x% बढ़ा दिया, और टाइम को मैंने चेंज नहीं किया, टाइम फिक्स है, टाइम कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस होती है वो भी x% बढ़ जाएगी। आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक स्पीड से तय करते हो, उसी डिस्टेंस को अगर x% ज्यादा स्पीड से तय करो, ठीक है, सॉरी, अगर किसी डिस्टेंस को x% एक पर्टिकुलर स्पीड से तय करते हो, उतने ही टाइम में अगर आप अपनी स्पीड को x% बढ़ाकर चलो, तो तय की गई जो डिस्टेंस है वो भी x% ज्यादा होगी। आप हमेशा 100 की स्पीड से चलते थे, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते थे। एक दिन आपने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, यानी 10% बढ़ा दी, तो आपके द्वारा जो कवर्ड डिस्टेंस है उतने ही टाइम में वो भी 10% बढ़ जाएगी। पहले 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करते थे, अब 110 किलोमीटर कवर करोगे। तो अगर आपकी स्पीड 10% बढ़ी है, तो जो कवर्ड डिस्टेंस है वो भी 10% ही बढ़ेगी। तो अगर दो राशियां समानुपाती होती हैं, एक राशि में x% की बढ़ोतरी होती है तो दूसरी राशि में भी x% की बढ़ोतरी हो जाएगी। d और v है ये आपस में प्रोपोर्शनल है, जैसा चेंज v में होगा वैसा का वैसा चेंज d में होगा। दूसरा है, अगर मैं कहूं कि v को मैंने x% घटा दिया, तो जो d है वो भी x% घट जाएगा। एक फिक्स टाइम तक मुझे ट्रेवल करना है, अगर मैं 10% कम स्पीड से ट्रेवल करूंगा, तो मेरे द्वारा जो कवर डिस्टेंस है या जो तय की गई दूरी है वो भी 10% कम होगी। 10% कम स्पीड से तय करूंगा तो 10% कम दूरी तय कर पाऊंगा मैं। 10% अधिक स्पीड से तय करूंगा तो 10% ज्यादा दूरी तय कर पाऊंगा मैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस को मैंने जितने परसेंट बढ़ाऊंगा तय की गई दूरी उतने ही परसेंट बढ़ जाएगी। अगर मैं जो आपकी स्पीड है उसको 10% घटाऊंगा तो तय की गई दूरी है वो भी x% या 10%, जितनी परसेंट कम कर रहा हूं उतनी परसेंट कम हो जाएगी। लेकिन ये होता कब है? जब टाइम फिक्स हो, टाइम में कोई चेंज नहीं होता है तब। अगर मैं स्पीड जो v है उसको n गुणा कर दूं, स्पीड को मैं n गुणा कर दूं, तो जो डिस्टेंस है, कवर डिस्टेंस है, वो भी n गुणा हो जाएगी। तय की गई दूरी है वो भी क्या हो जाएगी? n गुणा हो जाएगी। टाइम में चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। अगर डबल चाल से चलूंगा तो दुगुनी दूरी तय करूंगा, आधी चाल से चलूंगा तो आधी दूरी तय करूंगा। मैंने अपनी स्पीड को 3/4 कर दिया, 3/4 कर दिया, तो तय की गई दूरी है वो भी 3/4 हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। जो चेंज में जो भी गुणात्मक चेंज कर रहा हूं किसमें? चाल में, वही गुणात्मक चेंज किसमें होगा? डिस्टेंस में होगा। ठीक है, अगर दो व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड का रेशो एक्स वाई का रेशो है, या मैं ये कह दूं कि दो व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड है वो v1 और v2 के रेशो में है, और टाइम दोनों बराबर ले रहे हैं, तो उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसका भी रेशो है वो v1 और v2 के रेशो में ही होगा।
इनकी स्पीड की जो रेशो आ रहा है, अनुपात आ रहा है, वो अगर 3:4 है तो इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात भी 3 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। जिस रेशो में स्पीड है उसी रेशो में डिस्टेंस आएगी। अगर टाइम बराबर है, टाइम फिक्स है, टाइम में चेंज नहीं किया जाता है तो। ठीक है, पहली बात ये समझनी है। क्या ये सबके समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो फिर आगे चले। दूसरा है, डिस्टेंस है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, डी प्रोपोर्शनल टू टी। दूरी है वो समय के समानुपाती होती है, और ये होता है जब v कांस्टेंट होता है तब। चाल में परिवर्तन नहीं किया जाता है, केवल समय में परिवर्तन किया जाता है, तो दूरी में भी परिवर्तन होता है। मैं ये कह दूं, ये टाइम है t और ये यहां कवर डिस्टेंस है d। अगर टाइम को x% बढ़ा दूं मैं, तो तय की गई दूरी भी x% बढ़ जाएगी। मैं हमेशा 50 की स्पीड से चलता हूं, आज भी मैं 50 की स्पीड से चल रहा हूं। हमेशा मैं 1 घंटे चलता हूं, आज मैं 10% ज्यादा टाइम तक चल रहा हूं। तो अगर 10% ज्यादा टाइम ले रहा हूं उसी स्पीड से, तो मैं 10% ज्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा। ठीक है। दूसरा है, अगर मैंने टाइम को x% घटा दिया, तो तय की गई दूरी है वो भी x% घट जाएगी। अगर मैंने टाइम को n गुणा कर दिया, तो तय की गई दूरी है वो भी n गुणा हो जाएगी। दो वाहन हैं, दो व्हीकल्स हैं या दो व्यक्ति हैं, वो बराबर चाल से चल रहे हैं, लेकिन अगर उनका टाइम का रेशो T1 और T2 का रेशो है, तो उनके द्वारा कवर डिस्टेंस है उसका रेशो भी क्या हो जाएगा, T1 और T2 का रेशो हो जाएगा। तय की गई दूरियों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, T1 अनुपात T2 हो जाएगा। टाइम का रेशो T1 और T2 है, तो तय की गई दूरियों का रेशो है वो भी क्या हो जाएगा, T1 और T2 हो जाएगा। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, हवा में कोई ट्रिकबाजी फॉर्मूला सीधा यूज नहीं करेंगे। पहले फॉर्मूले खुद बनाएंगे, उसके बाद में यूज कर सकते हैं। रेडीमेड फॉर्मूले कम से कम यूज करेंगे, मिनिमम यूज करेंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन बनती है, चाल और जो समय होता है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखो, v प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, 1/t होता है। ये होता है जब d कांस्टेंट है तब। अगर दूरी फिक्स है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होते हैं। उल्टे अनुपात का मतलब क्या है, आप ज्यादा स्पीड से चलोगे तो कम टाइम लगेगा, कम स्पीड से चलोगे ज्यादा टाइम लगेगा। आप अपनी स्पीड को डबल कर दो, टाइम आधा लगेगा। स्पीड को आधा कर दो, टाइम डबल लगेगा। स्पीड है उसको एक्स वाई कर दो, एक्स अपॉन वाई कर दो, तो जो टाइम है वो क्या लगेगा, वाई अपॉन एक्स लगेगा। स्पीड है उसको 3/4 कर दो, तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ऐसा कह सकता हूं मैं, ये v है और ये यहां t हो जाएगा। अगर मैंने चाल को x% बढ़ा दिया, तो उसी यात्रा में लगने वाला जो समय है वो x/100 + x × 100% घटेगा। अगर इसको x% मैंने बढ़ाया है, तो जो समय है वो x/100 + x × 100% घटेगा। कैसे? मैंने कहा, मैंने चाल को 10% बढ़ा दिया, डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहा हूं, तो जो समय है वो कितना % कम लगेगा। अगर मैंने स्पीड को बढ़ाऊंगा तो टाइम कम लगेगा। अगर 10% बढ़ा रहा हूं तो कितना % कम लगेगा, x का मान 10 हो जाएगा, नीचे 110 आएगा, 100 से गुणा कर दीजिए, ये 100/11 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9 से 1/11%। इतना % टाइम है वो कम लगेगा। स्पीड को अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो टाइम है वो घट जाएगा। अगर स्पीड को मैं घटा रहा हूं, इसको x% मैंने घटाया, तो जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, x/100 - x
गुणा 100 इतना परसेंट बढ़ेगा, इतना परसेंट बढ़ेगा। x बट्टे 100 माइनस एक्स गुणा 100% बढ़ेगा। मैं ये कह दूं, जो स्पीड है इसको मैंने 10% कम कर दिया। किसी वाहन की स्पीड को मैंने 10% कम कर दिया, तो किसी यात्रा को तय करने में कितने परसेंट समय ज्यादा लगेगा? तो 10% कम किया है तो ऊपर 10 ही रहेगा, नीचे 90 रहेगा। 100 से गुणा कर दीजिए, ये 100/9 आ जाएगा और ये 11 से 1/9% आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 11 से 1/9%। अगर मैंने इसको कम किया है तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टाइम को अगर मैंने स्पीड को घटाया है तो टाइम बढ़ जाएगा, स्पीड को बढ़ाया है तो टाइम घट जाएगा। अगर x% बढ़ाया है नो नीचे 100 के साथ में प्लस x होगा, x% घटाया है तो नीचे 100 के साथ में माइनस x होगा। 10% बढ़ाया है तो 10/110 गुणा 100 करो, 10% घटाया है तो 10/90 गुणा 100 करो। अगर मैं चाल को n गुणा कर दूं तो जो समय है ये 1/n गुणा हो जाएगा। चाल को n गुणा कर दूं तो जो टाइम है ये 1/n गुणा हो जाएगा। अगर मैं ये कह दूं कि ये जो स्पीड है इसको x/y गुणा कर दूं तो जो टाइम है ये y/x गुणा हो जाएगा। आपको तो उल्टा करना है, इसको x/y गुणा कर दिया तो ये y/x गुणा हो जाएगा। ठीक है। अगर ये कहा जाए कि दो वाहन हैं, दो व्हीकल्स हैं या दो व्यक्ति हैं, उनकी चालों का अनुपात v1 अनुपात v2 है। ये चाल है, ये इधर टाइम ले रहे हैं। अगर वो v1 और v2 चाल से चल रहे हैं तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो जाएगा v2 अनुपात क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा। उल्टे अनुपात में हो जाएगा। अगर चाल का रेशो v1 और v2 है तो टाइम का रेशो है वो आ जाएगा v2 अनुपात क्या आ जाएगा? v1 आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं पूरा का पूरा, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। D = v/t होता है। D और V प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल होने का मतलब जैसे चेंज V में वैसे के वैसे चेंज D में। जितना परसेंट बढ़ाओ उतना परसेंट बढ़ जाएगा, जितना परसेंट घटाओ उतना परसेंट घट जाएगा, जितना गुणा करो उतना गुणा हो जाएगा। जिस रेशो में चालें हैं टाइम फिक्स है उसी रेशो में दूरियां होंगी। दूसरा है D = T। दूरी है वो समय के समानुपाती होती है। आप समय को 10% बढ़ा दो, दूरी 10% बढ़ जाएगी। समय को 10% घटा दो, दूरी 10% घट जाएगी। समय को n गुणा कर दो, दूरी n गुणा हो जाएगी। दो अलग अलग टाइम में t1 और t2 टाइम में एक ही स्पीड से आदमी चल रहा है तो जो तय की गई दूरियां हैं वो भी t1 और t2 के रेशो में ही होंगी। सीधे चेंज होते हैं। जैसा चेंज v में कर रहे हो वैसे ही चेंज d में होंगे, जैसा चेंज t में कर रहे हो वैसे ही चेंज d में होंगे। अगर आप d और v को प्रोपोर्शनल कर रहे हो तो उस टाइम टाइम को फिक्स करना पड़ेगा, और डिस्टेंस और टाइम को प्रोपोर्शनल कर रहे हो उस टाइम स्पीड को फिक्स करना पड़ेगा। इन तीन में से किसी एक को फिक्स कर दिया जाए तो बाकी दो है वो या तो प्रोपोर्शनल होंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है। डिस्टेंस के साथ में स्पीड भी प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के साथ में टाइम भी प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के साथ में स्पीड प्रोपोर्शनल होगी तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, डिस्टेंस के साथ में टाइम प्रोपोर्शनल होगा तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन ये जो दोनों आपस में जो हैं, ये दोनों आपस में हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा और दूसरे को पहले को घटाओगे तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है। इसको x% बढ़ाओगे तो वो x/100 + x गुणा 100% घटेगा। इसको x% घटाओगे तो वो x/100 - x गुणा 100% बढ़ेगा। इसको n गुणा करोगे तो ये 1/n गुणा होगा। इसको x/y गुणा करोगे तो ये y/x गुणा होगा। दो वाहन हैं वो v1 और v2 चाल से चल रहे हैं तो इक्वल डिस्टेंस तय करने में उनके जो टाइम है उसका रेशो आ जाएगा v2 अनुपात v1। चालें अगर v1 और v2 के रेशो में हैं तो जो आपका समय है वो v2 और v1 के रेशो में आ जाएगा, उल्टे रेशो में आ जाएगा।
वाहन की चालों का अनुपात 3:2 है, किसी निर्धारित दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा? तो चालों का अनुपात अगर 2:3 है तो समय का अनुपात हो जाएगा 3:2, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये हमने एक तरीके से समझा है चीजों को प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना। इन्हीं बातों को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, बातें यही हैं, दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं कहूं एक आदमी D1 डिस्टेंस को V1 D1 डिस्टेंस को V1 चाल से तय करता है, उतने ही समय में D2 डिस्टेंस को V2 चाल से तय करता है। दोनों कंडीशन में समान समय लगता है। D1 डिस्टेंस को V1 चाल से तय किया, D2 डिस्टेंस को V2 चाल से तय किया, टाइम लगा है बराबर, टाइम लगा है बराबर, ठीक है। अगर इसमें जो टाइम लगा है वही टाइम इसमें लगा है तो डिस्टेंस टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इधर टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। आप ध्यान रखना, अगर मैं a अपॉन एक्स इक्वल टू b अपॉन वाई इक्वल टू c अपॉन जेड करता हूं तो जो ए बी सी का जो रेशो है ये आ जाता है x अनुपात y अनुपात z, ठीक है। थोड़ा सा मैं कारण भी समझा देता हूं, थोड़ा सा कारण समझ लो। a अपॉन एक्स है ये बराबर है b अपॉन वाई के, बराबर है c अपॉन जेड के। मान लो वो बराबर वैल्यू k है, तो a बराबर के एक्स हो जाएगा, b बराबर के वाई हो जाएगा, c बराबर के जेड हो जाएगा। ए बी सी का रेशो लेंगे तो के एक्स अनुपात के वाई अनुपात के जेड, के कट जाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर के काट दो, एक्स अनुपात वाई अनुपात क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। एक बात तो ये अनुपातों से यूज करनी है आपको। ए अपॉन एक्स बराबर बी अपॉन वाई बराबर सी अपॉन जेड है, ये तीनों बराबर हैं। ए बी सी का रेशो है एक्स वाई और जेड के बराबर ही होगा। अगर किसी अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, ऐसे कहा जाए ए के धन का आधा, बी के धन का 1/3 तथा सी के धन का 1/4 आपस में बराबर है, तो ए बी सी में उसको किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा? तो 1/2, 1/3, 1/4 अगर बराबर है तो उनका रेशो 2, 3, 4 के रेशो में हो जाएगा। अगर कहूं ए के धन का आधा, बी के धन का 1/3 और सी के धन का 1/4 आपस में बराबर है। एबीसी में किसी अमाउंट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए का आधा, बी का 1/3 और सी का 1/4 बराबर हैं। आपसे पूछे एबीसी में वो जो अमाउंट है वो किस रेशो में डिवाइड की जाएगी? आपका आंसर हो जाएगा 2:3:4। 2:3:4 कर देंगे। a/2, b/3, c/4 बराबर है, एबीसी का रेशो हो जाएगा 2:3:4 हो जाए इस तरीके से। तो अगर a अपॉन एक्स बराबर b अपॉन वाई बराबर c अपॉन जेड है और मान लो वो किसी भी वैल्यू के बराबर है तो एबीसी का रेशो है वो x अनुपात y अनुपात क्या आएगा? जेड आएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि D1 डिस्टेंस को V1 चाल से तय किया गया, D2 डिस्टेंस को V2 चाल से तय किया गया, तो पहला समय और दूसरा समय बराबर हैं, तो टाइम कैसे आता है? दूरी बट्टे चाल से आता है। तो पहली दूरी बट्टे पहली चाल, दूसरी दूरी बट्टे दूसरी चाल, ये दोनों बराबर हैं इस टी के। तो मैं ये कह सकता हूं कि D1 और D2 का रेशो V1 और V2 के रेशो में आ जाएगा। जैसे यहाँ A और B का रेशो है वो X और Y के अनुपात में आया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि D1 अनुपात D2 है, ये हो जाएगा V1 अनुपात V2 हो जाएगा। जिस रेशो में D1 और D2 हैं उसी रेशो में V1 और V2 होंगे। या ये कह सकता हूं कि जो V1 और V2 का रेशो है उसी रेशो में D1 और क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा। यानी अगर टाइम फिक्स है, समय समान है, तो तय की गई दूरियां चाल के समानुपाती होती है। अगर समय फिक्स है तो तय की गई दूरियां चाल के समानुपाती होती है, ठीक है।
देखो आगे चलते हैं। मैं अगर ये कहूं कि दूरी है वो चाल के समानुपाती होती है, दूरी है वो समय के भी समानुपाती होती है जब चाल फिक्स होता है। एक आदमी d1 दूरी को t1 समय में तय करता है और d2 दूरी है उसको t2 समय में तय करता है। ये समय है, ये समय है, d1 दूरी है, d2 दूरी है। d1 दूरी को t1 समय में तय करता है, d2 दूरी को t2 समय में तय करता है। ठीक है, समान चालों से, समान चालों से। चाल को हम v मान रहे हैं। इसका मतलब चाल कैसे ज्ञात करते हैं? दूरी बट्टे समय। तो पहली चाल हो जाएगी d1 अपॉन t1, दूसरी चाल हो जाएगी d2 अपॉन t2, और ये दोनों चालें आपस में बराबर बता रहा है, तो d1 अपॉन t1 बराबर d2 अपॉन t2 हो जाएगा। यानी चाल है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि d1 और d2 का जो रेशो है वो t1 और t2 के रेशो के बराबर होगा। d1 और d2 का अनुपात t1 और t2 के अनुपात के बराबर होगा। अगर चाल में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो तय की गई दूरी समय के समानुपाती होती है। ठीक है, अगली बात देखिए। आपको मैंने एक बात और बताई थी, रेशो एंड प्रोपोर्शन में बताई थी, ax बराबर by बराबर cz होता है। अभी जो पहले वाली बात क्या थी, a अपॉन एक्स इक्वल टू बी अपॉन वाई इक्वल टू सी अपॉन जेड है। तो ए बी सी का जो रेशो है ये आया था x अनुपात y अनुपात z, ऐसे आया था ना। अगर मैं ये कहूं a गुणा x बराबर b गुणा y बराबर c गुणा z है, तो ए बी सी का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा? आप इसको बराबर मान लो किसी कांस्टेंट वैल्यू के एक्स बराबर के हो जाएगा, ए बराबर के अपॉन एक्स हो जाएगा। ऐसे बी वाई बराबर के हो जाएगा, बी बराबर के अपॉन वाई हो जाएगा। ऐसे ही सी जेड बराबर के हो जाएगा, सी बराबर के अपॉन जेड हो जाए, के अपॉन जेड हो जाएगा। ए बी सी का रेशो लेना है, के अपॉन एक्स, के अपॉन वाई और के अपॉन जेड। के आपस में कट जाएंगे, 1 अपॉन एक्स अनुपात 1 अपॉन वाई अनुपात 1 अपॉन जेड आ जाएगा। एबीसी का रेशो एक्स वाई जेड के रेसिप्रोकल में आया है, यानी 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड के रेशो में आया है। दो चीजें हैं, अगर ए के अपॉन में एक्स वाई, ए के अपॉन ए बी और सी के अपॉन में एक्स वाई जेड है, तब तो ए बी सी का रेशो एक्स वाई जेड में ही हो जाएगा, इक्वल का साइन बीच में चल रहा हो। लेकिन अगर ए के मल्टीप्लाई के साथ में है, ए और एक्स आपस में गुणा हो रहे हैं, बी और वाई गुणा हो रहे हैं, सी और जेड गुणा हो रहे हैं, और फिर एबीसी का रेशो पूछता है, तो ये जो एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड जो है ये आ जाएंगे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड आ जाएंगे। आपको मैं फिर दोबारा एग्जांपल से समझा दूं। अगर ए बट्टे 2 बराबर बी बट्टे 3 बराबर सी बट्टे 4 है, तब तो एबीसी का रेशो आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। और अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो एबीसी का रेशो आ जाएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 4। अब इसको सीधा करने के लिए 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। इसको 12 से गुणा करेंगे, 1/2 गुणा 12 हो जाएगा 6, 1/3 गुणा 12 हो जाएगा 4, और 1/4 गुणा 12 हो जाएगा 3। तो ये फिर सही करके इसको 6 4 3 लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ऊपर भी संख्या होती है नीचे भी संख्या होती है, जैसे 2a अपॉन 3 बराबर 5b अपॉन 7 बराबर 6c अपॉन 8 ऐसे दे दिया आपको, और फिर आपसे पूछ लिया कि एबीसी का रेशो क्या हो जाएगा। तो जो कुछ एबीसी के साथ में है उसको रिवर्स लेके आपस में अनुपात कर दो। जैसे ए का साथ में 2/3 है तो इसको 3/2 कर दो, बी के साथ में 5/7 है तो इसको 7/5 कर दो, और सी के साथ में 6/8 को 3/4 ही तो लिख सकता हूं सीधा, है भाई? 6/8
3/4 लिख सकते हैं, 3/4। इसको कर दो 4/3, इसको कर दो 4/3। 3 का 5 का 2 का एलसीएम कितना आता है? 30 आता है। 2 का भाग देंगे 15 बार, 15 का 3 गुणा 45। 5 का भाग देंगे कितनी बार? 6 बार, 6 का 7 गुणा 42। 3 का भाग देंगे 10 बार, 10 का 4 गुणा 40। इनका रेशो आ जाएगा 45:42:40। आपको ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है, और एक ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हम वापस टाइम एंड डिस्टेंस में आएंगे। अब टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है, उसको वापस लेते हैं। ये था अगर ये कहा जाए एक आदमी v1 चाल से t1 समय तक चले, v2 चाल से t2 समय तक चले, और दोनों कंडीशन में समान दूरी तय करे। v1 चाल से t1 समय तक चलता है, v2 चाल से t2 समय तक चलता है, और डिस्टेंस है वो बराबर आती है, बराबर डिस्टेंस आती है। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, दूसरी दूरी हो जाएगा दूसरी चाल गुणा दूसरा समय। ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं v1 t1 बराबर v2 t2 हो जाएगा। ये दूरी क्या है? पहली चाल गुणा पहला समय। दूसरी दूरी क्या है? दूसरी चाल गुणा दूसरा समय। दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, बराबर हैं, तो v1 t1 बराबर v2 t2 हो जाएगा। और जैसे ही ax बराबर by होता है तो a और b का रेशो हो जाता है y अनुपात x। या तो ऐसे कर दो, यहां से हम करेंगे कि v1 अनुपात v2 है, ये बराबर हो जाएगा 1/t1 अनुपात 1/t2, 1/t2। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो t1 t2 आता है। t1 1/t1 से गुणा करेंगे तो t2 आ जाएगा, और 1/t2 से गुणा करेंगे तो t1। या t1 इधर आके t1 हो, t2 और 1 का t2 हो जाएगा, t1 और 1 का t1 हो जाएगा। आप ये कह सकते हो v1 और v2 का रेशो है, ये आ जाएगा t2 अनुपात क्या हो जाएगा? t1 हो जाएगा। जिस रेशो में चाल है उसके उल्टे रेशो में समय आएंगे, उल्टे रेशो में समय आएंगे। कब? जब दूरी फिक्स है, दूरी कांस्टेंट है, दूरी समान है, तब उस कंडीशन में आएंगे। हम टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फॉर्मूला d बराबर v गुणा t है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। d v और t आपस में एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेट हो सकते हैं, एक में चेंज करने से दूसरे बाकी में कैसे चेंज हो सकते हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग स्पीड से चल रहे हो, अलग अलग टाइम लगता है, तो उनके आपस में क्या रिलेशंस आएंगे उनके ऊपर बात कर रहे हैं। अभी हम किसी भी सवाल में गए नहीं हैं, अभी मूल बेसिक फॉर्मूला है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने दो दो दूरियां, दो दो चालें और दो दो समय की बात करी थी। दो दूरियां हैं, d1 d2 है, t1 t2 है, d1 d2 है, v1 v2 है, v1 t1 है, v2 t2 है। यानी दो डिस्टेंस d1 और d2, दो स्पीड v1 और v2, दो टाइम t1 और t2। इसी पे बात करें। ऐसे ही 3 पर भी हो जाता है, ऐसे ही 3 पर भी हो जाता है। जैसे d1 दूरी को v1 चाल से तय करे। कोई आदमी d1 दूरी है उसको v1 चाल से तय करता है, d2 दूरी है इसको v2 चाल से तय करता है, d3 दूरी है इसको v3 चाल से तय करता है, और प्रत्येक दूरी समान समय में तय की जाती है। आप ये कह सकते हो t बराबर लगता है, d1 दूरी को करने में जितना समय लगता है उतना ही समय d2 दूरी को तय करने में लगता है, उतना ही समय d3 दूरी को तय करने में लगता है। वो स्पीड v1 है, वो स्पीड v2 है, वो स्पीड v3 है। क्लियर है? समय कैसे आएगा? सॉरी d1 समय कैसे आएगा? दूरी बट्टे चाल।
सॉरी दूरी बट्टे चाल, ये पहला समय आ गया। दूसरा समय क्या होगा, दूसरी दूरी बट्टे दूसरी चाल। तीसरा समय क्या होगा, तीसरी दूरी बट्टे तीसरी चाल। तीनों समय आपस में बराबर हैं। आप ये कह सकते हो D1 अनुपात D2 अनुपात D3 बराबर हो जाएगा V1 अनुपात V2 अनुपात V3। अगर टाइम कांस्टेंट है तो दूरियां चाल के समानुपाती होती। जिस रेशो में डिस्टेंस है उसी रेशो में स्पीड होगी, या जिस रेशो में स्पीड है उसी रेशो में डिस्टेंस होगी। कब, जब टाइम फिक्स है तब। ये पहली बात देखो, दूरी और चाल का रिलेशन क्या आएगा, जब टाइम फिक्स होगा तब। समझ में आ गया क्या? ऐसे ही दूसरी कंडीशन ये बनती है, एक आदमी D1 दूरी को T1 समय में तय करता है, उसी चाल से D2 दूरी को T2 समय में तय करता है। सेम स्पीड से D3 दूरी है, उसको T3 समय में तय करता है। चाल सेम है, चाल समान है। समान है या समान मत लिखना। कोई आदमी D1 दूरी को T1 समय में तय करता है, D2 दूरी को T2 समय में तय करता है, D3 दूरी को T3 समय में तय करता है, उसी चाल से। पहली चाल हो जाएगी D1 अपॉन T1 दूरी बट्टे समय। दूसरी चाल हो जाएगी D2 अपॉन T2, और तीसरी चाल हो जाएगी तीसरी दूरी बट्टे तीसरा समय। और ये आपस में क्या है, बराबर। ए के अपॉन एक्स हो, बी के अपॉन वाई हो, सी के अपॉन जेड हो, तो ए बी सी का रेशो एक्स वाई जेड ही हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि D1 D2 और D3 है, ये T1 अनुपात T2 अनुपात T3 हो जाता है। ये सारी बातें समझाने का मतलब क्या था, दूरी और चाल समानुपाती होती हैं जब चाल कांस्टेंट हो, दूरी और चाल समानुपाती होती हैं जब समय कांस्टेंट होता है। दूरी और समय समानुपाती होते हैं जब चाल कांस्टेंट होती है। और चाल और जो समय है वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं जब दूरी कांस्टेंट होती है। एक ही बात समझानी थी, उसके लिए इतनी देर माथापच्ची करी है मैंने। पहले वो प्रोपोर्शनल वाले साइन से, और उसके बाद में ये इक्वल वाली इक्वेशन बना बना के। ठीक है। और तीसरी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन है, एक आदमी V1 चाल से T1 समय तक चलता है, V2 चाल से T2 समय तक चलता है, और V3 चाल से T3 समय तक चलता है। प्रत्येक कंडीशन में समान दूरी तय करता है। जितनी डिस्टेंस V1 की स्पीड से T1 समय में तय की, उतनी ही डिस्टेंस V2 की स्पीड से T2 टाइम में तय करेगा, उतनी ही डिस्टेंस V3 स्पीड से T3 टाइम में तय करेगा। V1 चाल से T1 समय तक चलता है, V2 चाल से T2 समय तक चलता है, V3 चाल से T3 समय तक चलता है। और तीनों कंडीशन में कवर्ड डिस्टेंस है, तय की गई दूरी है, वो बराबर रहती है। आप कैसे कर सकते हो, दूरी हो जाएगा चाल गुणा समय, दूसरी दूरी हो जाएगा दूसरी चाल गुणा दूसरा समय, और तीसरी दूरी हो जाएगा तीसरी चाल गुणा तीसरा समय, और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ax बराबर बी वाई बराबर सी जेड होता है, तो ए बी सी का रेस होता है 1/x 1/y और 1/z। आप लिख सकते हो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर जाए 1/T1 1/T2 1/T3 आ जाएगा। और अगर मैं ये कहूं कि T1 अनुपात T2 अनुपात T3 है, तो ये आ जाएगा 1/V1 1/V2 और 1/V3 आ जाएगा। चाल है वो समय के, और समय है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है जब डिस्टेंस यानी दूरी फिक्स होती है, दूरी कांस्टेंट होती है तब। आगे चले।
देखो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है डी, एक डिस्टेंस डी है, इसको कोई आदमी v1 चाल से तय करता है, इसी डिस्टेंस को दूसरा आदमी v2 चाल से तय करता है, समय का अंतर t है, ध्यान से समझ लेना, एक डिस्टेंस d है, उसको a तय करता है v1 चाल से, b तय करता है v2 चाल से, समय का अंतर t है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी सिचुएशन बताता हूं, दो आदमी नहीं, एक ही आदमी उसी डिस्टेंस को तय कर रहा है, पहले दिन वो v1 चाल से तय करता है, दूसरे दिन v2 चाल से तय करता है, समय का अंतर t है, समझ गए। तीसरे तरीके से समझ सकते हो, आप अपने घर से कोचिंग आ रहे हो, आते टाइम आपकी स्पीड है v1, आप कोचिंग से वापस घर जाओगे, जाते टाइम आपकी स्पीड है v2, और आने में और जाने में जो समय लगा है उसका अंतर t है। आपसे पूछा जाता है आपके घर से कोचिंग की दूरी क्या है, पहला सवाल यही बनता है। अब मैं आपको क्वेश्चंस में ले जाऊंगा धीरे धीरे। पहला इनका जो आपस में रिलेशन होता है डी वी और टी का, उसको हमने समझ लिया, अब ये बार बार यूज होता रहेगा, ठीक है। पहली कंडीशन, कंडीशनल सवाल बनेंगे अब कि इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा। दो अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, एक आदमी दो अलग अलग टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर कर सकता है, या आते टाइम की स्पीड यह है, जाते टाइम की स्पीड यह है, आने और जाने में जो समय लगा है उसका अंतर यह है, तो वह डिस्टेंस क्या हो जाएगी, समझ रहे हो। देखो, किसी डी डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, v1 चाल से तय किया जाता है, समय क्या आ जाएगा, d अपॉन v1 आ जाएगा। पहले दिन उसकी स्पीड है वो v1 थी, समय कितना लगेगा, दूरी बट्टे चाल, d अपॉन v1। दूसरी बार उसको समय लगेगा d अपॉन v2, ये पहले दिन का समय है, ये दूसरे दिन का समय है, दोनों समय का जो अंतर है उसको बोल रखा है t। अलग अलग समय नहीं बताया है कि पहले दिन कितने घंटे लगे, दूसरे दिन कितने घंटे लगे, सीधा बता दिया पहले दिन और दूसरे दिन जो टाइम लगा है उसका अंतर यह है। अब आपसे पूछा जाता है v में, d में और t में क्या रिलेशन होगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि t बराबर, यहां से d कॉमन आ जाएगा, ये 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v2 हो जाएगा। मैं ऐसे कह सकता हूं t बराबर d गुणा, अब ये नीचे बन जाएगा v1 v2, ऊपर बन जाएगा v2 माइनस v1। मैं d को तो इधर रख लूंगा और इसको पूरे को भेज दूंगा उधर, ठीक है। तो ये d बराबर आ जाएगा v1 v2 अपॉन v2 माइनस v1 और इनटू हो जाएगा t। अब v2 माइनस v1 करो, चाहे v1 जो ज्यादा है उसमें से कम घट जाएगा, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं d बराबर v1 v2 अपॉन v1 माइनस v2, इसको मोड में कर दो, इनटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। d क्या है, डिस्टेंस, v1 और v2 क्या है, दोनों सिचुएशंस में अलग अलग चालें, और t क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम। t कोई टाइम नहीं है, दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक। ये आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। अब ये v1 माइनस v2 भी हो सकता है, v2 माइनस v1 हो सकता है। पहले दिन अगर तेज चला था तो v2 v1 ज्यादा हो जाएगा और v2 कम हो जाएगा, पहले दिन धीरे चला था, दूसरे दिन तेज चला था तो v2 ज्यादा हो जाएगा, v1 कम हो जाएगा। धीरे चलेगा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तेज चलेगा टाइम कम लग जाएगा, दोनों टाइम का डिफरेंस है, उससे उसको गुणा कर दो। लैंग्वेज में लिखोगे तो ये हो जाएगा चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बट्टे हो जाएगा चालों का अंतर, इनटू हो जाएगा समयांतर। यहां लिख देता हूं, कहां लिखूं, जगह बनाता हूं। ऐसे लिख लेंगे, चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर
इनटू हो जाएगा समयांतर, इनटू हो जाएगा समय का अंतर। चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा हो जाएगा समय का अंतर। समयांतर यानी समय का अंतर। देखो क्या करना है। एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने ससुराल जाता है। अपनी वाइफ को लेके 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है। ठीक, आने और जाने में उसको आधा घंटे का अंतर आया। जाते टाइम 60 की स्पीड से गया था, टाइम ज्यादा लगा था। आते टाइम 80 की स्पीड से आया है, समय कम लगा है। आने और जाने में जो समय का अंतर है वो आधा घंटे का आया, 1/2 घंटे का आया है। उसके घर से उसके ससुराल की दूरी क्या हो जाएगी? घर से ससुराल की दूरी। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हो। बारिश के कारण सड़क खराब होने से किसी वाहन को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर रास्ता एकदम पूरा खुला हो तो उस वाहन को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी चला सकते हैं। बारिश के कारण रास्ता खराब है, सड़क पर पानी भरा हुआ है, तो वाहन की स्पीड आती है 80 की। और अगर रास्ता खुला हुआ है, मौसम साफ है, तब आप 80 की स्पीड से वाहन को चला सकते हो। अगर दोनों कंडीशन में आधे घंटे का फर्क आता है, किसी डिस्टेंस को कवर में आधे घंटे का फर्क आता है, तो वह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वह दूरी क्या हो जाएगी? ठीक है ना? इस टाइप के सवाल आपके बन सकते। कोई व्यक्ति किसी पहाड़ के ऊपर 60 की स्पीड से चढ़ता है और 80 की स्पीड से उतरता है। चढ़ते टाइम उसमें को जो समय लगा है और उतरते टाइम जो समय लगा है उसका अंतर आधे घंटे का है। ठीक है, हमसे पूछा है पहाड़ की नीचे धरातल से ऊंचाई क्या हो जाएगी, डिस्टेंस आपसे पूछी है। ध्यान रखना, चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, सीधा कर दो तो ये आ जाएगा 80 गुणा 60 ऊपर कर दो, 80 माइनस 60 नीचे कर दो, आधे घंटे का समय है, 1/2 से गुणा कर दो। ये 20 आता है, 20 का दुगुना 40, 40 का दुगुना 80, बराबर हो जाएगा 120 किलोमीटर हो जाएगा। वह डिस्टेंस हो जाएगी 120 किलोमीटर। सवाल ऐसे हो सकता है, अगर सड़क मार्ग से जाएं तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से पहुंचते हैं। स्पीड, आपकी कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। आप ट्रेन से जाते हो, ट्रेन चल रही है 80 की स्पीड से, आपको किसी निर्धारित स्थान पर पहुंचने में ट्रेन है वो आधे घंटे जल्दी पहुंचा देती है। आपसे पूछा जाता है उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? क्या आंसर हो जाएगा? 120 किलोमीटर हो जाएगी। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? पक्की बात है? पक्का? ठीक, सवाल में चेंज आ जाता है। यहां पर लिखा हुआ था समय का अंतर t है, समय का अंतर t है। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि आपसे t1 और t2 समय दे दिए और चालों का अंतर भी दे दिया और फिर आपसे पूछ लिया कि वह डिस्टेंस क्या होगी। मैंने तो एक सिचुएशन बताई है आपको। ऐसा हो सकता है कि किसी डिस्टेंस को t1 टाइम में तय किया, ठीक है, इतनी ज्यादा चाल से उसको t2 टाइम में तय किया और फिर आपसे पूछ लिया कि वह डिस्टेंस क्या हो जाएगी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर
जो समय है वो T1 और T2 दे दिए हैं, लेकिन चाल अलग अलग नहीं दी हैं, चालों का अंतर दे दिया है। चालों का अंतर दे दिया है। कैसे? देखो, आपको ये दे दिया एक डिस्टेंस d है, इसको कोई आदमी T1 समय में तय करता है, उसी उसी डिस्टेंस को एक दूसरा आदमी T2 टाइम में तय करता है, और इनके चालों का अंतर, चालों का जो अंतर है वो v है। चालों का अंतर v है। अब आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस d कैसे ज्ञात करेंगे? अब वहां जो काम t कर रहा था वो अब यहां v करेगा, और v कर रहा था वो t करेगा। तो आपको ये कह दिया कि पहली चाल हो जाएगी d अपॉन T1, दूसरी चाल हो जाएगी d अपॉन T2 हो जाएगी। ठीक है, और दोनों चालों का जो अंतर है उसको हमने b के बराबर बता दिया। अब यहां ये हो जाएगा v बराबर d कॉमन आ जाएगा, ये T1 T2 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। यहां से d बराबर हो जाएगा T1 T2 अपॉन हो जाएगा T2 माइनस T1 और इनटू हो जाएगा v। v क्या है? चालों का अंतर है। T1 और T2 क्या है? फिक्स टाइम है, जो टाइम लगे थे पहली बार और दूसरी बार। आप ऐसे भी लिख सकते हो d बराबर T1 गुणा T2 अपॉन हो जाएगा T1 माइनस T2 मोड में ले लेके इनटू क्या कर दीजिए? v कर दीजिए। डिफरेंस ऑफ स्पीड, चालों का अंतर। आपसे कहा जाता है किसी डिस्टेंस को 2 घंटे में तय किया जाता है, 2 घंटे में तय किया। अगर ये कह दिया जाए कि 10 किलोमीटर पर आवर कम की स्पीड से तय किया जाए, स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, तो इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लगते हैं। आपसे पूछ लिया कि वह दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा। आपने स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम किया है। अब समय ये 2 घंटे और 3 घंटे फिक्स है। समय तो हो जाएगा 3 गुणा 2, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2, और 10 का फर्क आया है तो ये चालों का अंतर है जो कि 10 हो जाएगा। 3 का 2 गुणा 6, 6 का 10 गुणा कितना हो जाएगा? 60। तो वह दूरी कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर हो जाएगी। वह डिस्टेंस है वो कितनी है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की वह डिस्टेंस। आप समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिचुएशन और बनती है, सिचुएशन और बनती है। यहां चालों का और समय के अंतर दे रखे हैं। अगर चालों का योग भी दे रहे और समय का योग भी दे दे तो क्या हो जाएगा? देखो क्या कर दे, यहां समय का अंतर t दे दिया, यहां बोल दे कुल समय t लगता है, कुल समय t लगता है। तो कुल समय t लगता है तो ये दोनों समय का योग t हो जाएगा। मैं प्लस माइनस दोनों में लिख देता हूं। समय का अंतर दे रखा है तो बीच में माइनस हो जाएगा, समय का योग दे रखा है तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर भी प्लस माइनस हो जाएगा, यहां पर भी प्लस माइनस हो जाएगा, और यहां भी अंतर और ये क्या हो जाएगा? योग, दोनों आ जाएंगे। अगर ये कह रहा है कि समय का अंतर इतना है तो v1 माइनस v2 करो, ये कहे कि समय का योग इतना है तो v1 प्लस v2 करो, तो यहां भी प्लस माइनस v हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ऐसे ही यहां दिया गया है, यहां चालों का अंतर दे रखा था, चालों का अंतर दे रखा था। अगर चालों का योग दे दे, ये बोल दे दोनों चालों का योग v है, चालों का जो योग है वो v है, तो यहां माइनस की बजाय प्लस माइनस कर सकते हो, प्लस हो जाएगा, माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से आप सवाल कर सकते हो। याद रखना टोटल टाइम दे रखा है तो v1 प्लस v2 यूज करेंगे, टाइम का डिफरेंस दे रखा है तो v1 माइनस v2 यूज करेंगे। टोटल स्पीड दे रखी है तो स्पीड टोटल दे रखी है तो t1 प्लस t2 यूज करेंगे, और स्पीड का डिफरेंस दे रखा है तो t1 माइनस t2 यूज करेंगे। समझ रहे हैं? ये था जब अलग अलग टाइम में किसी डिस्टेंस को तय किया जाता है, चालें अलग अलग होती हैं, लेकिन चालें अलग अलग दिखा दें, समय का डिफरेंस सीधा दे दे या समय का योग सीधा दे दे तो कैसे ज्ञात करना है, या फिर समय है वो अलग अलग दिखा दे, चालों का डिफरेंस एक साथ दे दे या चालों का योग एक साथ दे दे, तब कैसे करना है, ये सिचुएशन है।
ठीक। अब इसमें जो आगे की कंडीशंस बनती हैं, आगे के जो क्वेश्चंस के टाइप्स बनते हैं, वो पढ़ेंगे हम कल।